बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024 और आज हम 2014 का फर्स्ट पेपर की ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप कम वक्त में जो है वो ऑब्जेक्टिव के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ यानी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको ट्रिक्स भी पता चल रही होती हैं कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, और ये चीज़ भी आपको पता चलती है पास्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से कि बहुत कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं किया जाता। ठीक है, कोई अगर हो गया किसी पेपर में कोई एक MCQ थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया जाता है, बाकी सारे MCQ सामने से आते हैं। अगर स्टूडेंट ने टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसकी अच्छी ग्रिप है और उसने पास पेपर प्रिपेयर किए हुए हैं तो वो बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं 2014 का फर्स्ट पेपर। आपके पास 25 मिनट्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मास ऑफ 6.02 10 पर 23 इलेक्ट्रॉन्स इज। ठीक है, अब ये देखें आपको यानी अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका मतलब हो गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। ठीक है, आपको 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है तो आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास फाइंड आउट करना है और वो भी आपने मिलीग्राम्स में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हाँ आपको पता हो कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ठीक है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो वो होता है हमारे पास 9.1095 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और अगर हम इसको कहें कि 1 मोल का फाइंड आउट करना है, 1 मोल का, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली बात है इसको हमें 6.02 10 पर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9.1095 इंटू 10⁻⁻31 को 6.02 10 पर 23 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट हमारे पास kg है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 54.839 10⁻⁻31। तो इसकी पावर को आप कर लेंगे +23। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा 10 की पावर 8 आ जाएगा। 54.839 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये kg में। अब बेसिकली यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आपको यूनिट कन्वर्जन आती है या नहीं। ठीक है, आपने मिलीग्राम्स में लेके जाना है इसको, मिली में। ठीक है, तो 5 पॉइंट नहीं था, 54.839 इंटू 10⁻⁸। अब किलोग्राम है ना, kg है तो kg की जगह 10 की पावर 3 लगाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राम्स में आ जाएगा। तो अब आपके पास 10 की पावर आ जाएगी -5। ठीक है, ग्राम्स में -5 आ गई है। अब आपको मिली में लेके जाना, तो मिली होता है आपके पास 10 की पावर -3। ठीक है, तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा अलग कर लें, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 को अलग अलग कर लें और अब इस पूरे 10 की पावर -3 को आप मिली के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मिलीग्राम लिख लेंगे। ठीक है, यानी 10 की पावर 3 को आपने साइड पे किया और उसको मिली में कन्वर्ट कर दिया, उसको मिली उसकी जगह लिख दिया। तो ये बेसिकली आपका 54.839 उसको आप 100 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 10 की पावर -2 जो है वो नीचे जाके +2 हो जाएगी और उसको 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.55। ठीक है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं इस तरीके से 54.839 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.548 और इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.55 मिलीग्राम की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें 0.55 मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द लार्जेस्ट, सेकेंड क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। तो आप ये देखें जो मैथ्स दिया हुआ ना, तो मैथ्स थोड़ा थोड़ा करीब करीब ही है। देखें 2.8, 3.6, 4.8,
4, यानी करीब करीब ही। ऐसा नहीं है कि एक के 2 ग्राम लिए हुए हैं और एक के 30 ग्राम्स लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल करीब करीब मैसेज हैं, ठीक है। थोड़े चेंज तो हैं लेकिन मैसेज करीब करीब ही हैं। लेकिन उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो किस तरह से ज़्यादा होंगे, अगर किसी का मोलर मास जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, तो वो हम किस तरह से लिखते हैं, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर्स। और मोल्स को भी अगर हम ओपन करके लिखें तो क्या होता है, मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि अगर हमारे पास मोलर मास जितना स्मॉलर होगा, मोलर मास और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब देख लें, ऑब्वियसली बात है, एक वाटर है, वाटर का सबसे कम मोलर मास है क्योंकि 16 ऑक्सीजन का है और +2 18, बाकी सब में देख लें कार्बन, ऑक्सीजन और फिर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, तो इनका ऑब्वियसली बात है मोलर मास ज़्यादा। तो इसमें कैलकुलेशन के बगैर ही आपका आंसर आ गया 3.6 ग्राम्स ऑफ वाटर। लेकिन अगर आपके पास बड़ा टाइम है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर 3.6 ही आएगा, ठीक है। मीन्स के प्रॉपरली अगर आपने करना है तो ये मैस दिया हुआ है, इनको इनके मोलर मैस से डिवाइड करें, मोल्स आएंगे, और जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसका मोलर मैस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सबको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने डायरेक्ट जिसके मोल ज़्यादा आएंगे उसी का नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी लार्जेस्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑपरेटिव रेट्स एट विच द सॉल्यूट्स मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब एनालिटिकल टेक्निक्स का चैप्टर नहीं है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 में एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। अब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोफॉर्म में आपके पास होता है CHCl3, ठीक है, यानी C के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन और उसके साथ 3 क्लोरीन्स लगे होते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको उस तरीके से जो है वो पोलर कंसिडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन वही पार्शियल पॉजिटिव होता है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, क्योंकि आपकी बुक में इतनी ही जो है वो एक्सप्लेनेशन गिवन थी और आपको इतना ही करवाया गया है, ठीक है। और दूसरी तरफ एसीटोन है, तो एसीटोन में आपके पास ऑब्वियसली बात है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही है विद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो जो है क्या वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये जो है वो ओल्ड बुक में ये टॉपिक था, ठीक है। आप वाली बुक में से निकाल दिया गया है कि हाइड्रोजन ऑल्दो के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ अटैच नहीं है, लेकिन इसके साथ एक नहीं बल्कि तीन इतने ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स अटैच हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करते हैं कार्बन से, और कार्बन फर्दर जो है वो प्रोटॉन से, तो इस वजह से इस प्रोटॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो नहीं आ सकता, लेकिन इसका आंसर है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स हमारे पास उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आयनिक सॉलिड जब आप सोच रहे हैं तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, सोडियम क्लोराइड आना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि आयनिक भी है, वो आयनिक सॉलिड भी है, और मतलब नहीं आयनिक फॉर्म में भी होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स आपस में मिल के तो सॉलिड बनाते हैं, ठीक है। तो इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आयनिक सॉलिड्स के बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और हाई वेपर प्रेशर नहीं, हाई वेपर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इस तरीके से आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वो बहुत इजीली एवोपरेट नहीं हो सकते, वो वोलेटाइल नहीं होते, दैट्स वाई इनका बहुत ज़्यादा लो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, नो, यानी सॉलिड स्टेट में तो आइंस फ्रीली अवेलेबल नहीं है मूवमेंट के लिए, इसलिए गुड कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। लेकिन डी ऑप्शन करेक्ट है, सॉलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी जैसे कि NaCl है, उसको वाटर में डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो पोलर है, तो वो इसको अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm³ ऑफ वाटर इज क्लोज टू। तो 1 dm³ ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे हमें पता है कि 22.414 dm³ में जो है वो हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, ठीक है। तो 1 dm³ में कितने होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि 6.02
10⁻23 को हम डिवाइड करेंगे 22.414 से, ठीक है। तो ये देखें ये ए ऑप्शन करेक्ट है, 6.02 10⁻23 डिवाइड बाई 22.414, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3D ऑर्बिटॉल इज़। अब ये 3D ऑर्बिटॉल का ऑलरेडी पिछले पेपर में भी 2013 के सेकंड पेपर में भी हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं कि 3 तो ऑब्वियसली n के बारे में बता रहा है कि n की वैल्यू 3 है। अब देखें ऑप्शन नंबर सी और डी तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें n की वैल्यू इन्होंने 2 लगाई हुई है, ये तो ऑप्शन हैं ही गलत। अब जो है ए और बी में से आपने देखना है कि कौन सा ठीक है, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 3 हो गई तो l की वैल्यू तो 3 हो नहीं सकती क्योंकि आपको पता है कि जो l की वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है, ठीक है। यानी l की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 से लेकर n-1 तक। अगर जो है वो n की वैल्यू 3 है तो इट मीन्स के l की वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, 0, 1 एंड 2 ये हो सकती हैं। तो 3 तो हो नहीं सकती, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम इज़ कंट्राडिक्टेड बाय। तो वैसे तो आपने बुक में जो मेन प्रिंसिपल पढ़ा है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसका पूरा आपके पास एक पैराग्राफ है। ये रीजनिंग क्वेश्चन 3 नंबर का आता है पेपर में कि वाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ अगेंस्ट बोहर्स एटॉमिक मॉडल, या यानी वो उसके अगेंस्ट क्यों था, ठीक है। तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर ये बनता है, ठीक है, कि बोहर एटॉमिक मॉडल इज़ कंट्राडिक्टेड टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की भी जो थ्योरी थी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की, ठीक है, उससे भी बोहर जो है उसके भी अगेंस्ट था, ठीक है। बोहर ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और बोहर मॉडल जो है वो सही, दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पर थे कि जो है एक ख़ास किस्म की एनर्जी चाहिए एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करने के लिए, और जब एक इलेक्ट्रॉन एक ख़ास ऑर्बिट में मूव करता रहता है तो वो उसके पास एक ख़ास एनर्जी होती है, ठीक है। वो एनर्जी ना रिलीज़ करता है ना एब्जॉर्ब करता है। तो इट मीन्स के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पॉइंट्स तो बोहर के साथ मैच करते थे, लेकिन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन दोनों के अगेंस्ट था। तो इस वजह से अगर इस तरह का कुछ MCQ आ जाए जिसमें 2 ऑप्शन आपको लग रहा है ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की डिटेल तो जो है अपनी बुक में उन्होंने नहीं आपको बताई हुई, सिंपल हाइजेनबर्ग की बताई हुई है, तो आप सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम इज कंट्राडिक्टेड बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैव द सेम वैल्यूज बिकॉज। अब होता क्या है कि अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस बेसिकली प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। यानी नाइट्रिक एसिड हो या HCl हो तो वो प्रोटॉन देगा, ऑब्वियसली बात है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हो या हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, दोनों ही OH देंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइंस एसिड से आएंगे और 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस बेस से आएंगे, दोनों मिलकर 1 मोल ऑफ वाटर बना रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी एनर्जी ऑफ या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर कि कौन सा एसिड आया हुआ है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और वो प्रॉपरली जो है वो कंप्लीट आयनाइज हो रहे हैं और हाइड्रोजन आइंस दे रहे हैं तो उनकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो सेम रहती है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इट मीन्स कि इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। द नेट केमिकल चेंज इन्वॉल्व द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आइन टू फॉर्म द वाटर। यानी कोई भी एसिड है स्ट्रॉन्ग या बेस है स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियसली वो कर क्या रहे हैं, हाइड्रोजन आइन को हाइड्रोक्सिल से कंबाइन कर रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, इसी वजह से उन सब की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में, ठीक है। मीन्स के शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है कि आप परसेंटेज आने कैरेक्टर फाइंड आउट करें। तो अब बेसिकली परसेंटेज आने कैरेक्टर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता था आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है फ्लोरीन की होती है और फिर H और F का जब डिफरेंस निकालेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HF का ही ज़्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर एक और बात नोट कर लें कि आपके पास जो मेरे ख्याल में आपकी बुक में परसेंटेज यानी कैरेक्टर कैलकुलेट किया हुआ है वो HCL का कैलकुलेट हुआ हुआ है, लेकिन अगर आपको वैल्यूज़ जो है प्रोवाइड कर दी जाए पेपर में तो वो आपको HBR, HF या HI का भी परसेंटेज यानी कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं। तो दैट्स वाई आपको किसी का भी आना चाहिए बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे आपने HCL का जो है वो फाइंड करना सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द pH ऑफ 10⁻³ मोल्स पर DM³ ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। अब देखें, इस तरह का कोई एसिड दे दिया जाए जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स हों तो उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पहले फाइंड आउट करते हैं और फिर नेगेटिव लॉग ऑफ H जो है वो फाइंड आउट, उससे pH फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻³ है। ठीक है, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 10⁻³ है। जैसे H2SO4 से हमारे पास हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयंस बन रहे हैं। ठीक है, और एक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो 10⁻³ मोल्स जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड की हों तो ये हाइड्रोजन आयंस 2 × 10⁻³ मोल्स इसकी कंसंट्रेशन बन जाएगी। और अगर हम pH फाइंड आउट करेंगे तो pH होगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, मीन्स के हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻³। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.69 अप्रॉक्सीमेटली 2.7। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देखें कि हमारे पास 5.58% NaCl सोल्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें 5.85 ग्राम NaCl लिया हुआ है। ठीक है, आपको जब ग्राम पता चल गया NaCl का, ठीक है, तो उससे आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आप इजीली मोल फाइंड आउट करेंगे तो मोल कैसे होंगे 5.58 को 58.5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, इसी तरह 18% ऑफ ग्लूकोज है। 18% ऑफ ग्लूकोज का मतलब है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पड़ा हुआ है जो हमारे पास गिवन 100 cm³ ऑफ द सोल्यूशन में। ठीक है, तो बेसिकली आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया यानी ग्लूकोज पता चल गया, तो उसको आप मोलर मास ऑफ ग्लूकोज से डिवाइड करें तो मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180, तो 18 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो ये भी 0.1 मोल आ जाएगा। यूरिया का भी यहाँ से मास पता चल रहा है 6% का मतलब है 6 ग्राम यूरिया। ठीक है, तो 6 ग्राम को 60 मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो इसे ये भी 0.1 आ जाएगा। तो जब तीनों 0.1 मोल आपने लिए हुए हैं और उनको आप जो है मतलब 100 cm³ ऑफ वाटर में डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब मोल्स जो है वो इक्वल हैं सॉल्यूट्स के तो जो बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन आया वो भी सबका सेम ही आया होगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने NaCl लिया है, ग्लूकोज लिया या यूरिया लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ही ऑप्शन लग रहा है कि सारे के सारे जो है वो 0.1 मोल इनका बन रहा है अगर इनका जो सोल्यूशन देखा जाए 100 cm³ और उसको जब हम cm³ से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर kg में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास 0.1 kg ही आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉपरली 0.1 मोल इन 0.1 kg ऑफ द सोल्यूशन, तो वो 1 मोलल सोल्यूशन बनता है। ठीक है, इन सब का 1 मोलल सोल्यूशन ही लिया गया है। ठीक है, 1 मोलल सोल्यूशन है, तो अब 1 मोलल सोल्यूशन है तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, देखें 1 मोलल सोल्यूशन है तो हमने हमारे पास डेल्टा TF नहीं बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट KB इंटू दिस। ठीक है, तो इट मीन्स के सबका बॉइलिंग पॉइंट जो न्यू बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि जो गिवन हमें सॉल्यूट्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, मीन्स के आइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यूरिया और ग्लूकोज आइंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे, लेकिन NaCl जो है वो आइंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर जो चीज़ आयन में कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए हम फिर ये वाली फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसमें ग्लूकोज का फाइंड आउट करेंगे ग्लूकोज के लिए, ठीक है, ग्लूकोज के लिए डेल्टा TB जो है 0.52 इंटू मोलल मोलैलिटी इनकी सबकी 1 निकल रही है और इसको ये 1 ही फॉर्म में रहेगा, ग्लूकोज 1 फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर हम NaCl के लिए निकालते हैं तो 0.52
इंटू 1 इंटू यहाँ पर 2 आ जाएगा। और अगेन जो है यूरिया के लिए भी 1 ही लगाएंगे, ग्लूकोज एंड यूरिया के लिए 1 ही लगेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.04। तो जब डेल्टा टी बी जिसका ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि T2 ऑफ द सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा टी बी में हम जो है वो T1 ऐड करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करते हैं, ठीक है। तो NaCl का 101.04 आ जाएगा जो कि ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोई होता यानी NaCl की जगह भी कोई और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता तो जैसे सुक्रोज लिखा होता तो फिर हम कहते हैं कि ऑल हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अब भी ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। The product obtained by anode at anode by the electrolysis of an aqueous solution of sulfuric acid using an inert electrode। तो अगेन ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है बहुत ज़्यादा डिटेल से आपके इसमें से बुक में से एक्सक्लूड कर दी गई है, दैट्स वाई ये जो है आप यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। बट इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इफ द सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज बिटवीन द टू हाफ सेल्स देन द वोल्टेज ऑफ द सेल ड्रॉप्स टू 0, ठीक है। जैसे ही अगर आपने वो सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है वो निकाल दें तो एकदम से वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ओबेज द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये अगेन हमारे पास ये जो हाफ लाइफ के क्वेश्चंस हैं ये आपके चैप्टर में से ये टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया गया है बुक में से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स हैं, ऑबर प्रिंसिपल्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, इन तमाम को फॉलो करते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास the equation for determination of the heat of neutralization by glass calorimetry is। तो ये आपने कैलोरीमीटर का जो है वो डिटेल से जो है वो कर लिया है, ठीक है। तो टॉपिक तो उसमें हमारे पास Q इज इक्वल्स टू MC del T, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है C। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्वेश्चन जो है वो MCQs का जो पेपर है 2014 का फर्स्ट वो डिटेल से डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2014 का सेकंड पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।